Welcome back, guys, to your own YouTube channel Adnara World. So today we are gonna discuss about the electrical engineering MCQs. Especially we will focus on the control systems, very important for assistant engineer A point of view, HP, HWPSSC, or central or other states examination point of view, especially related to electrical engineering. So guys, the electrical engineering MCQs control system, top 50 MCQs I have taken from the various books as well as from the internet research. So I gonna start it, and I kindly request you please subscribe our channel if you have not yet subscribed our channel, and please share and like our video. So the first question is, which system is also known as automatic control system? Which system is also known as automatic control system? ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कौन से सिस्टम को कहा जाता है? कंट्रोल सिस्टम, तो देखिए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कौन सा रहता है आपका? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है, क्लोज लूप सिस्टम रहता है। हम सभी जानते ही है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम रहता है वो क्लोज लूप सिस्टम रहता है। क्यों रहता है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये इनपुट है, सपोज ये आपके पास कंट्रोलर है, थोड़ा आप ऐसे समझिएगा, पूरा मैं लिख नहीं सकता हूँ जल्दी जल्दी। ये आपका प्रोसेसर है और ये आपके पास आउटपुट है। सपोज दिस इज़ योर आउटपुट एंड दिस इज़ योर, लेट अस इमेजिन दिस इज़ योर इनपुट। ठीक है गाइज, ये आपका ओपन लूप सिस्टम है। और जो क्लोज लूप सिस्टम होता है कुछ ऐसा होता है, ये कंट्रोलर होता है, उसमें प्रोसेसर होता है, और साथ में उसमें यहाँ पे क्या होता है? समेशन। इसको समेशन बोलो या एरर डिटेक्टर बोलो। और यहाँ पे क्या लगा होता है? उसमें फीडबैक। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप, जो कि ओपन लूप में नहीं होती है। फीडबैक, ये आउटपुट और ये इनपुट, और बीच में आपका समेशन पॉइंट। अब गाइस इसमें क्या रहता है? देखिए सिस्टम इज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए जो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है, इसमें आपका क्या होता है? इनपुट आप दोगे और कंट्रोलर पूरे के पूरा उस सिस्टम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा इस वे में कि सपोज आपको 80% आउटपुट चाहिए, तो कंट्रोलर ये ध्यान रखेगा कि हाँ आपके जो रिक्वायर्ड आउटपुट के 80% है, उसके हिसाब से वो आगे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। सपोज आपको 70% मिल गया, तो यहाँ से फीडबैक, ऑटोमेटिकली फीडबैक आएगी। यहाँ पे एरर डिटेक्टर ये समेशन है, ये डिटेक्ट कर लेगा और देख लेगा कि 10% मार्क को आउटपुट जो क्या आई, कम आई, तो फिर वो अगेन कंट्रोलर को क्या है? सिग्नल देगा और फिर आपकी आउटपुट जनरेट होगी एक्यूरेट। तो मींस जो पूरा सिस्टम क्लोज्ड है, उसमें फीडबैक है, मोस्ट रिलायबल सिस्टम है आपका क्लोज लूप सिस्टम। लेकिन ये पूछ रहे कि ऑटोमेटिक सिस्टम कौन सा है? ऑटोमेटिक जो सिस्टम है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या होती है? फीडबैक होती है ऑटोमेटिकली। फीडबैक आती रहेगी अगेन एंड अगेन, है ना, कि आपका आउटपुट जो आपकी एक्चुअली जो रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, उससे एक्चुअल आउटपुट और जो गिवन आउटपुट है दोनों के बीच में कितना अंतर है, फीडबैक से एरर डिटेक्टर को सिग्नल जो है आता रहेगा। और जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें कोई फीडबैक नहीं रहता आपका, जस्ट ओपन ही रहता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है, आपने ऑन किया तो उसको ऑटोमेटिकली उसको कोई ये पता थोड़ी ना कि मैंने 5-10 मिनट बाद बंद होना हो, तो आपको खुद जाके मैनुअली क्या करना पड़ेगा? ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमारा एसी लगा होता है ना, वो आपका क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, वो क्या करता है? रूम का टेम्परेचर सेंस करके अगर आपका रूम का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो वो ऑटोमेटिकली सेंस होकर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे गीजर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो ऑटोमेटिक सिस्टम है आपका कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। माना कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में, क्लोज लूप के में फीडबैक रहता है, लेकिन कुछ एक एडवांटेज ओपन लूप सिस्टम के भी रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं? देखिए ऑप्शंस आर सिंपल एंड इकोनॉमिकल, एक्यूरेट, रिलायबल। ऑप्शन इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, उसमें कुछ नहीं लगाना आपको। एक प्रोसेसर होता है, एक क्या रहता है आपका, सॉरी कंट्रोलर रहता है, प्रोसेसर रहता है, इनपुट हो गया और आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो सिंपल है, इकोनॉमिकल है, कोई कम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। एक्यूरेसी में ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता है, क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट रहता है क्योंकि उसमें फीडबैक रहता है। रिलायबल भी ये उतना नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Next question is, which of the following are the disadvantages of a closed loop control system? Disadvantages पूछे हुए closed loop control system के, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज लूप सिस्टम जिसमें क्या रहता है? फीडबैक रहता है। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे ऐड कर लूँ। इसके इन सीरीज के तुरंत बाद हम थोड़ा आपको थ्योरी सेक्शन एडनारा वर्ल्ड में अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन उसमें अच्छी तरह से होगा, जैसे ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम पूरा डिटेल में बताएंगे। एमसीक्यूज में थोड़ा टफ रहता है ये पूरा डिटेल में बताना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आई विल बी गिविंग माई 100%। लेकिन आप एडनारा वर्ल्ड के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? ऑप्शंस आर, रिड्यूस द ओवरऑल गेन,
कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए क्या रहता है इसमें, एक तो ये ओवरऑल गेन को क्या करता है आपका रिड्यूस करता है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली है बिल्कुल है, और दूसरा ये ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है इसका बिल्कुल है। ये सारे सारे इसके कुछ कुछ नुकसान रहते हैं, है ना। फायदे तो है इसके, फीडबैक है, सब कुछ है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, लेकिन ओवरऑल गेन आपका रिड्यूस होगा, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली है, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ सिस्टम हैज़ एन इफेक्ट अपॉन द इनपुट क्वांटिटी देन द सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कि आउटपुट से अगर इनपुट को फीडबैक के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो क्लोज लूप सिस्टम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम। देखिए ओपन लूप सिस्टम के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है, इनएक्यूरेट है बिल्कुल बिकॉज देयर इज नो फीडबैक इन ओपन लूप सिस्टम, और अनरिलायबल भी एज कम्पेयर टू क्लोज लूप सिस्टम। बोथ ए एंड ई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनालगस क्वांटिटी फॉर मास एलिमेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। हम सभी जानते हैं ये एक होती है करंट वोल्टेज एनालॉजी, एक होती है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की बात कर रहे हैं। एनालॉगस क्वांटिटी मास के एनालॉगस में कौन सा रहता है। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो इंडक्टेंस। मास के एनालॉगस में क्या रहता है आपका, इंडक्टेंस रहता है। बी इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा मैं आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के बारे में बता दूं। इसमें जो मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी से, इंडक्टर से, इंडक्टर से सॉरी। और जो आपका स्प्रिंग रहता है, अगर कहीं भी आपको सर्किट में स्प्रिंग दिखेगा, आपने अगर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा उसमें आपने कई जगह देखा होगा स्प्रिंग है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो स्प्रिंग जो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में होता है इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। और जो डैशपॉट होता है, जो डैशपॉट जो आपका होता है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस से। और जो वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम गाइस करंट से। और जो फोर्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वोल्टेज से। और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो रहती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज से। आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ अपने साइड में नोट्स साथ साथ में, अगर आप बनाना चाहते हो। ये मैंने आपको बताया फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। करंट जो फोर्स करंट एनालॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास एलिमेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। वो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी दैट इज योर इंडक्टेंस। अगर इसी की जगह पूछा होता है इन्होंने कि डैशपॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस से, और आपका स्प्रिंग को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस से, ठीक है गाइज, और डिस्प्लेसमेंट को चार्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर स्प्रिंग एलिमेंट के इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो के को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, के को हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं गाइज, वो करते हैं हम 1/c इनवर्स, है ना, 1/c। सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या रहता है इसमें, स्प्रिंग जो रहता है सर्किट में, के उसको हम शॉर्ट डिनोट करते हैं, वो 1/c कैपेसिटेंस, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इन फोर्स करंट एनालॉजी। देखिए मैंने अब इससे पहले आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बताया, इन फोर्स करंट एनालॉजी आ गया। इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट, इस एक्स के लिए इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी कौन सी रहती है आपकी, फ्लक्स। देखिए थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, फोर्स करंट एनालॉजी के बारे में। ये वोल्टेज से थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या रहता है, जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपेसिटेंस से। किसी भी सर्किट को, सर्किट में अगर मास होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस से। और स्प्रिंग जिसको कि शॉर्ट में के भी बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस। लेकिन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में आपने इससे पहले देखा कि उसको स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1/c कैपेसिटेंस से, लेकिन फोर्स करंट एनालॉजी में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/L से। ओके गाइज, अगर इसमें ही हम बात करें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम वोल्टेज से। और डैशपॉट को हम डैशपॉट जिसको बी भी बोलते हैं शॉर्ट में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कंडक्टेंस से 1/R। ओके गाइज, और डिस्प्लेसमेंट को जिसको एक्स बोलते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स से। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट को फोर्स करंट एनालॉजी में किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको करते हैं हम फ्लक्स से रिप्रेजेंट। नेक्स्ट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट आई से।
आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक पेज में लिख के, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्वांटिटी फॉर डैशपॉट इन फोर्स करंट एनालॉजी। देखिए अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं डैशबोर्ड को, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिग्नल फ्लो ग्राफ आउटपुट नोड इज नोड हैविंग ओनली। सिग्नल फ्लो ग्राफ हम सभी जानते ही है, हम ट्रांसफर फंक्शन जिसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ कहते हैं। और जो ब्लॉक डायग्राम से पहले हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में करते हैं, सिग्नल फ्लो से हम उससे क्या कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आउटपुट नोड इज नोड हैविंग, वो क्या रहता है आपके पास, आउटगोइंग ब्रांचेस, है ना। सिग्नल फ्लो ग्राफ आउटपुट नोड इज अ नोड हैविंग, जिसके पास क्या रहती है, आउटगोइंग ब्रांचेस रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ आउटपुट नोड इज नोड हैविंग ओनली आउटपुट ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटगोइंग ब्रांचेस। 11th द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टैकोमीटर। टैकोमीटर, पहले तो हमें ये समझना कि टैकोमीटर होता क्या है। टैकोमीटर एक तरह से आपका स्पीड ट्रांसड्यूसर होता है ना, और इट इज समथिंग लाइक इट इज़ यूज्ड इन द सर्किट एज ए फीडबैक एलिमेंट। ओके गाइज, इसमें क्या रहता है आपका, देखिए इसमें जो स्पीड वोल्टेज रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रहती है। अब देखिए हम सभी जानते हैं स्पीड क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओके गाइज, अब देखिए अगर हम इसकी उसकी बात करें, इसकी लैप्लेस ले ले तो ये हो जाएगा ई एस विच इज इक्वल टू के एस थीटा एस, डी अपॉन डी टू को हम क्या लिखते हैं, एस। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एस विच इज इक्वल टू के, इसको हम ओमेगा एस भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ई एस अपॉन थीटा एस बराबर है क्या हो जाएगा हमारे पास, के एस। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, इस के एस टैकोमीटर का। इट इज यूज्ड एज ए स्पीड ट्रांसड्यूसर और एज ए फीडबैक एलिमेंट इन द सर्किट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डील्स विद। जो ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस होते हैं ये किसी से डील करते हैं, हम सभी जानते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डील्स विद योर नेचर ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट एरर डील्स विद मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अभी का राइट आंसर है वी। Next question, again I am telling you that it is a MCQ series. I can't tell everything in depth, and if you want to learn everything in depth in upcoming days, I will be uploading more videos of theory section. And so please, I can say only one thing right now, that please keep in touch with Webinar World. Soon we'll be having a theory session. Now the next question is open loop transfer function. Open loop transfer function जो आपका कौन सा रहता है, 12th if we discuss about 12th, yes 12th हो गया। 13 ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कौन सा रहता है, कि ऑल पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑल पास फिल्टर। ओके गाइज, ऑल पास फिल्टर क्यों रहता है, देखिए क्या रहता है इसमें। सपोज इसमें एक थोड़ा मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ये वाली क्वांटिटी है, ये आपका ओपन लूप सिस्टम दे के रखा हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ना आगे कुछ पूछा गया है, ये थोड़ा बीच से हमारा मिसप्रिंट हो गया, माफी चाहूँगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये आपके पास दे के रखा हुआ है, ये कह रहा है कि ये कौन सा है, तो ये ऑल पास फिल्टर है। देखिए किस बेस पे ऑल पास फिल्टर है, मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए इसमें हमारे पास, हम सभी जानते हो न्यूमरेटर में 0 होते हैं और डिनोमिनेटर में पोल होता है Z अपॉन P। अब इसमें हमें दिख रहा है कि एक पोल है लेफ्ट हैंड साइड, एक 0 है राइट हैंड साइड, कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें, 0 राइट हैंड साइड और पोल लेफ्ट हैंड साइड। तो एक तरह से क्या बन रही है हमारी सिमेट्रिकल मिरर इमेज। अब जिस आपके जो है सिस्टम में, फिल्टर में सिमेट्रिकल मिरर इमेज बने, वो कौन सा रहता है, ऑल पास फिल्टर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन ये इतना है, इसको आप थोड़ा आधा ना ले, ये पूरा क्वेश्चन है इतना। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता है उसका पता कहाँ से लगाया जाता है। एज वी ऑल नो दैट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज यूज टू कैलकुलेट द टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज क्या रहता है इसमें, जो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स रहते हैं अकरिंग एट द ओरिजिन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके गाइज, number of open loop poles occurring at the origin determines the type of control system. Next question is this,
sorry, the steady state error due to ramp input for a type 2 system is equal to. Okay guys, they are asking about the 15th question कि steady state error due to ramp input for type 2 system is equal to. देखिए जो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल में बता देता हूँ जो क्या रहता है. हम सभी जानते हैं कि जो एरर इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है, वो रहती है इनपुट आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस. ये आपकी स्टेडी स्टेट इक्वेशन रहती है अगर आपने पढ़ी हो. ये अपनी एरर इक्वेशन रहती है, सॉरी. अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम, जब हम इसकी क्या लेंगे अपना जो इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ई एस, इसमें जब पुट आउट करेंगे हम इस वैल्यू को, सो फॉर द डिफरेंट सिस्टम्स द टाइप ऑफ डिफरेंट इनपुट जो क्या रहता है इसको कैलकुलेट करके जो रहता है, जो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपने जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो टाइप्स रहता है जैसे आपका 0 टाइप का है, 1 टाइप का, 2 टाइप का है. और इसके लिए जो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको स्टेप का, सॉरी ये थोड़ा स्टेप इनपुट. नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको रैम्प इनपुट. और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ पैराबोलिक इनपुट. आप सारा यहाँ से समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. कि इसमें जो टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट के लिए जो आपका स्टेडी स्टेट एरर रहता है वो रहता है ए अपॉन 1 प्लस के. और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे इन्फिनाइट और यहाँ पे ए अपॉन के और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी ए अपॉन के रहता है और यहाँ पे इन्फिनाइट और इन्फिनाइट. इसको याद करने का मैं थोड़ा आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपने याद रखना है. ये देखिए ये सेम वैल्यू रहती है. ये ऐसे यहाँ पे एक एल ऐसे बनाओ, एक एल ऐसे बनाओ. यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे इन्फिनाइट. और जो डायगोनली जो इसकी वैल्यू रहती है. अब क्वेश्चन क्या पूछा हो, क्वेश्चन पूछा हुआ है द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैम्प इनपुट फॉर टाइप 2 सिस्टम इज इक्वल टू. रैम्प इनपुट में चलो ठीक है. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, रैम्प इनपुट टाइप 2 सिस्टम. टाइप 2 कहाँ है, 0 1 2 यहाँ. ये मतलब यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है. तो हमें किसके साथ जाना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 0. इस टेबल को आप याद रख सकते हैं डायगोनली ए अपॉन 1 प्लस के, ए अपॉन के. स्टेप इनपुट, रैम्प इनपुट और पैराबोलिक इनपुट टाइप 0 1 2 के लिए. ओके गाइज, now the next question is we have डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक रिस्पॉन्सेज. जो पैराबोलिक रिस्पॉन्स रहता है उसकी डिफरेंशिएशन क्या रहती है. देखिए क्या रहता है, जो पैराबोलिक रिस्पॉन्स हमारे पास रहता है एज वी नो दैट आर टी विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर अपॉन 2. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखिए हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी डी आर टी अपॉन डी टी बराबर है ए स्टार टी. ओके गाइज, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो इसको छोड़िए, मैं ऐसे शॉर्ट में आपको बताता हूँ. देखिए आर एस पी, इसको आपने ऐसे रखना है एस आई आर. ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है. देखिए आपने हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप वो हमेशा क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप वो हमेशा क्या होगी, रैंप रिस्पॉन्स की स्टेप होगी. क्या होगी, स्टेप रिस्पॉन्स होगी. और हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, इम्पल्स. डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक हमेशा क्या होगा, आर रैंप. ये से आपने याद रखना. राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को आर एस पी और इस साइड को एस आई आर. और इनकी डिफरेंशिएशन, इस सिग्नल की अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो हमारे को मिलेगा स्टेप, इम्पल्स और रैंप. अभी क्या पूछा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक रिस्पॉन्स. पैराबोलिक रिस्पॉन्स की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, रैंप. तो 16 का बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड कंपनसेटर इज यूज्ड टू इंप्रूव. 17 का क्या कहता है, लीड कंपनसेटर का क्या काम रहता है. देखिए थोड़ा मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डेप्थ में बता लेता हूँ. लीड कंपनसेटर क्या होता है, जो कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर दोनों का एक तरह से स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनका लेना देना है कि स्टेबिलिटी को कैसे सिस्टम की इंक्रीज किया जाए. इसके जो ट्रांसफर फंक्शन रहता है लीड कंपनसेटर का वो रहता है अल्फा 1 प्लस टी एस. मैं थोड़ा आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ. अपॉन 1 प्लस अल्फा टी एस वेयर टी इज इक्वल टू, हम सभी जानते हो क्या होता है, आर सी R1C. और अल्फ़ा क्या रहता है हमारे पास, वो रहता है R2 अपॉन
R1 प्लस R2, और लैग कंपनसेटर में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसका 1/c हो जाएगा, और इसका ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और जो अपना ये फंक्शन थोड़ा उसका उसमें चेंज होगा, ये उसमें 1 प्लस TS अपॉन 1 प्लस बीटा TS ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें अल्फा हमेशा लेस देन 1 रहता है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, जो लीड कंपनसेटर होता है इसमें क्या रहता है, जो ज़ीरो है आपका वो हमेशा क्लोजर टू द ओरिजिन रहता है। ज़ीरो इज़ क्लोजर टू ओरिजिन देन द पोल। ज़ीरो और पोल ये एक तरह से आपकी क्या हुई, लीड कंपनसेटर। ये कौन सा हुआ, ये लैग, क्योंकि इसमें पोल है नियर दी ओरिजिन। ओके गाइज, इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, एक तो ये राइज टाइम और पीक ओवरशूट को डिक्रीज़ करता है, और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और बैंडविड्थ को क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। लेकिन हमारे को जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा गया है, ये पूछा है कि 17 लीड कंपनसेटर इज़ यूज टू इम्प्रूव। ये क्या करता है आपके पास, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को क्या करता है, आपकी इम्प्रूव करता है। और जो आपका लैग, ये लीड है, अगर लैग होता तो वो क्या करता है, आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और अगर हम बात करें सिंपल कंपनसेटर की, कंपनसेटर इज यूज टू इम्प्रूव बोथ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड योर steady state response. Lead compensator is to improve the transient response. Lag compensator is to improve the steady state response. अभी का राइट आंसर जो हमारे पास 17 का वो ए है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, एडिंग ए पोल टू ए सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कंपनसेटर रिप्रेजेंट्स। देखिए 18 की अगर मैं बात करूँ, क्या रहता है आपके पास, अगर आप उसमें पोल्स ऐड करोगे, जितने ज़्यादा पोल्स ऐड करते जाओगे, एडिंग ए पोल टू ए सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कंपनसेटर रिप्रेजेंट्स लैग कंपनसेटर। अगर मैं जीरोज ऐड करूँ, एडिंग ए जीरो टू ए सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कंपनसेटर रिप्रेजेंट्स लीड कंपनसेशन, ठीक है। लीड का जीरो से लेना देना है और लैग का पोल से लेना देना है। तो अभी 18 का हमारे पास आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, 4 टाइप 1 सिस्टम विद पैराबोलिक इनपुट द स्टेडी स्टेट एरर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेबल बनाया, उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, इन्फिनाइट। सी इज द राइट आंसर। 4 टाइप 1 सिस्टम विद पैराबोलिक इनपुट द स्टेडी स्टेट एरर, जो मैंने आपको ऐसे बताया था टेबल में ऊपर याद करने के लिए, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को पीछे ले जाके। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। ये तो बहुत आसान है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अगर आपने पढ़े होंगे तो लैपलेस जो रहती है आपकी डेल t-2 की जो लैपलेस रहेगी वो रहेगी e⁻⁻, सब्सक्रिप्ट में है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ऊपर -2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम टेकन फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। ये जो हमारे पास क्या रहता है, राइज टाइम, एज वी ऑल नो दैट, है ना। ये आपका ऐसे 5%, 10% इस तरह से देखिए, आप टाइम टेकन फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100%, है ना। ये आपका 5% से 100 हो सकता है, 10% से 100 हो सकता है, तो उसको राइज टाइम कहते हैं। टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन स्पेसिफाइड एरर इज कॉल्ड, ऑप्शन सी settling time. Time taken by the response to reach and stay within the specified error, that is called settling time. Option C is the right answer. Next, लीड नेटवर्क इज़ यूज टू। जो लीड नेटवर्क रहता है वो उसका क्या काम रहता है, एक तो इम्प्रूव ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, अभी मैंने बताया आपको, इंक्रीज द बैंडविड्थ, एग्जैक्टली, इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, नो इज द रॉन्ग। इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, लैग का। लीड का ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक सिंपल से शब्दों में आपको मैं कहूँ कि आपने ऐसे याद रखना है, एस बी यानी कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, और जो अपना जो रहता है साथ में बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, एक तरह से इम्प्रूव करता है, और RO ओवरशूट एंड राइज टाइम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन अभी आपने ऐसे याद रखना है कि एक तो इम्प्रूव करता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, दूसरा ये बैंडविड्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दे के रखा हुआ, इसमें आपको टाइप एंड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर इज द हाइएस्ट पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर, और वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ध्यान से सुनो, पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर, हाइएस्ट पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर, और टोटल नंबर ऑफ पोल्स।
और आपका जो टाइप्स रहता है, टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ n इन द डिनोमिनेटर, और वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स एट द टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट द ओरिजिन, ओनली एट द ओरिजिन, ओनली एट द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड टाइप, है ना। टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ओनली एट द ओरिजिन, दैट इज द टाइप। इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द जीरोज। अब देखिए फंक्शन को लीजिए, हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा है k अपॉन एस प्लस टू, तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, एस स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, सॉरी इसको क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, हमारे पास जो दिया हुआ के एस अपॉन एस प्लस टू। अब देखिए इसमें क्या दिया मेरे पास, एस इज इक्वल टू -2 और एस दूसरा एस कह दिया है 0। तो मेरे पास अगर मैं देखूं एस को मल्टीप्लाई एस से किया जाए तो क्या आएगा, एस स्क्वायर। तो ऑर्डर तो इसका 2 आ रहा है ना। जो पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर और टोटल नंबर ऑफ पोल्स इसमें कितने हैं, 2 है। तो ऑर्डर तो इसका क्या है, 2 है। तो ऑर्डर तो 2 है, मतलब इस और इसमें अब सस्पेंशन है। अब देखिए इसमें टाइप कौन सा ये, अब देखिए टाइप मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पोल्स ओरिजिन में है, ओरिजिन में तो बिल्कुल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे है, तो इसका मतलब टाइप 1 है। ठीक है, आपका जो टाइप्स कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट द ओरिजिन ओनली। तो आपके पास एस इज इक्वल टू 1 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टेस्ट सिग्नल्स यूज्ड इन टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। जो टेस्ट सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में, कौन कौन से रहते हैं आपके, बी सी डी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिस्टम इज स्टेबल फॉर वेयर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। हम सभी जानते हैं सिस्टम स्टेबल तब रहता है जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों क्या रहते हैं आपके, हम पॉजिटिव रहते हैं। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। गेन मार्जिन भी पॉजिटिव रहना चाहिए आपका, है ना, और साथ में आपका क्या रहना चाहिए, फेज मार्जिन भी पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो इसमें रहता है गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, लेस देन। जब गेन मार्जिन पॉजिटिव रहता है, गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी लेस देन होती है फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी से। ओके गाइज, और दूसरे में जो क्या रहता है अपना जो गेन मार्जिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है। चलो उसको मैं नेक्स्ट फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना याद रखिए। इन ए कंट्रोल सिस्टम एन इंटीग्रेटर रिप्रेजेंटेड बाय, इंटीग्रेटर को किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इंटीग्रेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1/s से। क्यों, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 पोल एट दी ओरिजिन। ठीक है, 1 पोल एट दी ओरिजिन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1/s से। और 1 0 एट दी ओरिजिन हो, अगर 1 0 एट दी ओरिजिन हो, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएटर। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटर। अगर एक पोल एट दी ओरिजिन हो, उसको कहते हैं इंटीग्रेटर। अगर एक 0 हो आपके पास ओरिजिन में, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटर। अभी हमारे को इंटीग्रेटर पूछा तो 1/s, एस किसका है, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएटर का, सॉरी। For a lead compensator, the pole lies. They are again asking about the lead compensator. मैंने कहा आपको कंपनसेटर का यूज़ क्या होता है, कंपनसेटर यूज टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट। लेकिन दे आर आस्किंग अबाउट कि फॉर ए लीड कंपनसेटर द पोल्स लाइज। लीड कंपनसेटर के लिए क्या रहता है हमारे पास, मैंने आपको बताया 0 इज क्लोजर टू ओरिजिन, 0 इज क्लोजर टू ओरिजिन देन पोल, दैट इज कॉल्ड लीड कंपनसेटर। और लैग के लिए क्या रहता है, पोल्स इज क्लोजर टू ओरिजिन देन 0। लेकिन अभी लीड के लिए पूछा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर द 0, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर द 0। Next is, if a body has identical properties all over, it is also known as we all know that it is a scientific property that whenever the body has identical properties all over, it is called a homogeneous. Homo means same. The amplitude spectrum of a Gaussian pulse, that is equal to Gaussian. Option C is the right answer. Next is, the transfer function of a system is given by, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है सिस्टम का वो क्या रहता है। इसमें भी आपके पास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, सपोज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये थोड़ा एक्चुअली न्यूमेरिकल में था, तो एक्चुअली हमने जो अपना इसकी फ़ोटो जो इंसर्ट करना हम भूल गए। चलो इस तरह से हम लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था सपोज आपके पास
आपको पूछ रहा है कि ये सिस्टम क्या है, ये ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, अनस्टेबल है। हम सभी जानते हैं इसको, इसका पता कहाँ से लगाते हैं हम, जीटा से। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशो से। डैम्पिंग रेशो से हम इसका पता लगाएंगे। जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस रहती है वो क्या रहती है, एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर कीजिए। आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2 जीटा ओमेगा एन विच इज़ इक्वल टू 20, और साथ में ओमेगा एन आपके पास, ओमेगा एन स्क्वायर 100 दिया है, तो ओमेगा एन आपके पास कितना आएगा, 10 ओमेगा एन यहाँ पे 10 पुट कीजिए। तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, 10 इंटू 2 कितना हुआ, 20 ये उस साइड चला गया, तो हमारे पास जीटा क्या आया, 20/20, तो हमारे पास जीटा आया 1। ओके गाइस, अब देखिए जब जीटा 1 आता है तो वो क्या रहता है, डैम्पिंग रेशियो 1 रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर आपने ऑसिलेटरी जो वेवफॉर्म्स देखी होगी कुछ इस तरह से, जो ऐसे जाती है ऐसे, है ना, सबसे नीचे क्या रहता है, ओवर डैम्प्ड, फिर क्रिटिकली डैम्प्ड, इस तरह से ऊपर को अनडैम्प्ड, डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। तो अभी हमारे को बुझा हुआ है कि जीटा हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है उससे हमारे पास कितना है, 1 के लिए क्या रहता है, क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर हमारे पास जीटा ग्रेटर देन 1 आता तो ओवर डैम्प्ड होता है। अगर हमारे पास जो जीटा क्या रहता, जीटा हमारे पास जो क्या रहता, लेस देन 1 रहता, अंडर डैम्प्ड होता। ओके गाइज, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फिनाइट सिस्टम। क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इन्फिनाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the polynomial is Routh-Hurwitz। Routh-Hurwitz इसका क्वेश्चन हम फर्दर हम लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास जो रहता है when the polynomial is Routh-Hurwitz, ऑप्शन जो इसमें जो एक्यूरेट रहता है, जो इसमें एक्यूरेट रहता है, द फंक्शन इज़ नॉट रियल, द रूट्स ऑफ द फंक्शन हैव रियल पार्ट्स विच आर टू बी ज़ीरो नेगेटिव, ऑल ज़ीरोस लाइज इन द right half of S-plane. None of this. The right answer is the roots of the function have real parts which are to be zero or negative. Next question is the time response for the second order system depends on the value of tau. Tau is equal to 0, then the system is called. अभी मैंने आपको बताया कि जो टाउ जो रहता है, टाउ या जीटा अगर हमारे पास जो 0 हो तो हमारे पास सिस्टम क्या रहता है, अनडैम्प्ड। अगर लेस देन 0 अंडर डैम्प्ड, इज इक्वल टू 1 हो क्रिटिकली डैम्प्ड, ग्रेटर देन 1 हो ओवर डैम्प्ड। द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो मैंने आपको ऊपर इक्वेशन बताई थी, जब उसे हम जीटा को कैलकुलेट करते हैं, जीटा ग्रेटर देन 1 जो सिस्टम ओवर डैम्प्ड। ओके गाइज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम रिस्पॉन्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जीटा इज इक्वल टू 1 हो तो सिस्टम क्या रहता है हमारे पास, 1 में क्या रहता है, क्रिटिकली डैम्प्ड। Next question is the time response for the second order system depends upon value when zeta damping ratio is less than 1, तो उस केस में हमारे पास क्या रहता है, अंडर डैम्प्ड, 0 पे अनडैम्प्ड होगा। The transfer function of a control system depends on, the transfer function of a control system depends on, वो किस चीज़ पे आपके पास जो है डिपेंड करता है, सिस्टम पैरामीटर्स पे करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पार्किंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग। जो स्पार्किंग रहती है कॉन्टैक्ट्स के बिटवीन में, उसको हम किसी से आपके जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट्स, जो स्पार्किंग आपकी रिड्यूस की जाती है, पैरेलली यूज़ किया जाता है कैपेसिटर का। नेक्स्ट इज एरर कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम आर मेजर्स ऑफ, जो एरर कांस्टेंट है वो किस चीज़ का सिस्टम का मेजर है, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या रिलेटिव स्टेबिलिटी। राइट ऑप्शन इज योर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके गाइस, जो आपके पास रहता है हमारे पास एरर कांस्टेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर मेजर ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस नेसेसरली यूज फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन द फर्नेस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एज वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज इम्प्रूव्ड इन केस ऑफ, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव्ड किस केस में किए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि लीड नेटवर्क में, और जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो किस में इम्प्रूव किए जाते हैं, लैग नेटवर्क में। और कंपनसेटर का यूज़ किया होता है दोनों चीज़ को इम्प्रूव करना।
नेक्स्ट, ट्रांजिट स्टेट एनालिसिस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रांजिट स्टेट एनालिसिस होते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? देखिए जो हमारे ट्रांजिट स्टेट एनालिसिस होते हैं ये एक्चुअली क्या रहता है आपके पास, इट डिटरमाइंस आउटर बेसिकली, है ना, जो रहते हैं ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। देखिए क्या रहता है, जो हम सभी जानते हैं कि ऑर्डर इज नथिंग बट सिंपली हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहती है हम सभी जानते ही है कंट्रोल सिस्टम में, इसमें जो एस की हाईएस्ट पावर है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो रहती है वो हमारे को क्या देता है, ऑर्डर देता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्रोल सिस्टम हैज़ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द ब्रेकअवे पॉइंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपने ध्यान से देखना। सॉरी थोड़ा माफ कीजिएगा। एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखिए ये आपके पास दिया हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस GSHS, है ना, ये ऐसे किया मैंने इसको ऐसे ऐड अप किया, 1 प्लस GSHS हमारे पास दिया हुआ है, HS फीडबैक, यूनिटी फीडबैक, और ये S2 ऐसे दिया हुआ है, ये ऊपर चला गया, ये हमारे पास क्या आई, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आई। अब ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अगर आपके पास आई तो यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, हमारे पास आया -s² -2s के की वैल्यू। ब्रेकअवे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। हमारे पास जो वैल्यू आई 2s - 2 इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से -1, s की वैल्यू कितनी है, -1, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअवे पॉइंट। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया, उसी से हमारा कैलकुलेट होता है ब्रेकअवे पॉइंट। तो -1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फाइंड द एंगल ऑफ एजॉम्प्टेड ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एजॉम्प्टेड एंगल आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए एंगल ऑफ एजॉम्प्टेड जो रहता है, एंगल ऑफ एजॉम्प्टेड मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। वो रहता है 2q + 1 180 डिग्री, हर एक में फॉर्मूला आपका सेम रहता है, बस वैल्यू चेंज होती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब इसमें इक्वेशंस को अगर हम देखें, हम सभी जानते हैं न्यूमरेटर में होते हैं जीरोज़ और डिनोमिनेटर में पोल्स रहते हैं। अब ये इसमें पोल्स की अगर हम बात करें इस वाली इक्वेशन से, देखिए यहाँ पे कितने पोल्स है, 1 2 3, P3 और ज़ीरोज़ कितना है, ज़ीरो सिर्फ एक ही है, P3 और 0 आपके पास 1 है, तो P - Z कितना आएगा, 2 आएगा। इन सारी वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, जो आपके पास एंगल की वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बिलो। द सिस्टम इज, ये कौन सा सिस्टम है, इसके लिए हमें रॉथ एरे का यूज़ करना है या रॉथ हर्बटीज का क्या करना है गाइस, यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले जो एस की सबसे बड़ी पावर होती है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं, S4 S3 S2 S1 और S0। अब देखिए जो इवन वाले हैं हमें उसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, इस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई इवन, फिर उसके बाद ये इवन है, और उसके बाद ये, और ये सिंपल कांस्टेंट टर्म को इवन में ही लेते हैं। तो इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, और इसका कोएफिशिएंट है, सेकंड वाले का कोएफिशिएंट है 3, और लास्ट वाले कोएफिशिएंट है 5। अब ऑड वाले देख लो, यहाँ पे है अपना जो है, ये थोड़ा सॉरी यहाँ से थोड़ा रॉन्गली मिस्टेक हो गया, ये अपना SQ होगा, ये थोड़ा कटअप, थोड़ा मतलब लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। और उसके बाद ये है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या लेना, 1, सेकंड लाइन में 1 और 2, ये अपना थोड़ा ये ऐसे है SQ, ओके गाइस। तो इसका कोएफिशिएंट कितना, 1। अब देखिए हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करने लग गए, ये हमारे पास आ जाएगा अपना, ये फर्स्ट से SQ हो गया, उसके बाद S² कैसे कैलकुलेट होता है, ऐसे और ऐसे, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 कितना है, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और उसको फिर इससे डिवाइड करना होता है जो ये वाला होता है, इस 1 से। तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस वाली टर्म से डिवाइड, तो यहाँ 1 आया। तो नेक्स्ट में कितना आएगा, सपोज जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0 होगा, है ना गाइस। तो ये हमारे पास कितना आया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे हमने इसको करना है, ओके गाइस। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 1 5। तो उसके बाद इसमें हम देखिए क्या आएगा, ये अगेन हम इसको जो करेंगे क्या आएगा, -3
0। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे -3 आ गया इस वाले कॉलम में, तो आपने समझना कि सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे सक्सेस वैल्यू प्लस की आती तो हम सिस्टम को क्या लेते, स्टेबल लेते। इसको आप क्या जी आपसे इसको मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया। जैसे आपके पास ये टर्म दी हुई है, पहले ऊपर से नीचे, ठीक है, ओके गाइस, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे, सॉरी पहले नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, ओके गाइस, पहले नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, और जो ये वाली टर्म होती है उसी से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया 3 फिर ऊपर से नीचे 3 - 2/1, इस तरह से, ओके गाइज। अगेन यहाँ पे किया हमने 5 2 ज़ा 10 -3 0 0 10 -0 0, सॉरी 10 -0 10 अपॉन, डिवाइड किससे करते फिर इसी से ही, जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताया 2 से, तो हमारे पास क्या है 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 5। तो इस तरह से अगेन नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए 2 -5 1 5 5 2 - 5 -3, जहाँ माइनस आ गया वहीं स्टॉप हो जाओ, सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है। अकॉर्डिंग टू रॉथ एरे और रॉथ हर्बिटीज क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये मेथड था। इसको आप याद रखिएगा। जनरल जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें क्या रहता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं फिर नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, लेकिन इसमें उल्टा रहता है। पहले फर्स्ट स्टेप आपने नीचे से ऊपर चलना है, फिर सेकंड आपने ऊपर से नीचे चलना है, फिर जो यहाँ डिजिट है उससे क्या करना है, उसको डिवाइड। नेक्स्ट 47, नेगेटिव फीडबैक इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज, जो नेगेटिव फीडबैक रहती है कंट्रोल सिस्टम में वो क्या करती है, एक तो वो आपकी गेन को रिड्यूस करती है, इंप्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन यस, रिड्यूसेस सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन यस, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट आंसर। Next question is, find the bandwidth of the system when rise time of the system is given as 1 millisecond। 1 millisecond मतलब 1 × 10⁻³ सेकेंड। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है, बैंडविथ विच इज इक्वल टू 0.35 अपॉन राइज टाइम। राइज टाइम आपके पास कितना दिया हुआ, यह है 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ऊपर चला गया। और अगर हम 35 के 0.35 को सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 0 और डिवाइडेड बाय 100, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा हमारे पास 350। इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इज वेरी लार्ज द सिस्टम रिस्पॉन्स इज, ओके गाइस, अगर सिस्टम की बैंडविड्थ काफ़ी लार्ज हो, सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे होगा। मैंने अभी आपको बताया कि बैंडविड्थ विच इज इक्वल टू 0.35 ऑन राइज टाइम। ये कह रहे हैं कि द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी लार्ज, ये लार्ज हो। अगर आपके पास राइज टाइम काफ़ी कम होगा तो सिस्टम क्या होगा आपके पास, ओबीएस है, सिस्टम क्या होगा, फास्टर। जहाँ पे टाइम कम होगा तो सिस्टम क्या होगा आपके पास, फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जी जो ओमेगा एट गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इज, उसका जो मैग्नीट्यूड क्या रहता है। देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता दूँ। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एज वी ऑल नो दैट विच इज इक्वल टू 1 + GS/HS इज इक्वल टू 0। अब GS/HS की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो क्या आएगी, हमने इस फॉर्म में लेके आना है इसको, बराबर क्या आएगी -1 इसको क्या मैं प्लस इसको मैं ऐड कर दूँ, कोई नुकसान या फ़ायदा तो नहीं हो, कुछ नहीं होगा, 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट करो S इज इक्वल टू J ओमेगा। अगर हम इसमें J ओमेगा पुट करने लग गए तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, J ओमेगा H J ओमेगा बराबर है -1 + J0, ठीक है गाइज। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड लेने की बात करें, अगर हम इसको इसी स्टेप में देखिए J ओमेगा H J ओमेगा, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 एट गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ओके गाइज, 1 at gain crossover frequency and it is -180 degree as phase crossover frequency। तो अभी हमारे को क्या करना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। सिस्टम के लिए जो सिस्टम जो स्टेबल जो रहता है अपना कौन सा रहता है। इसमें देखिए फाइंड द कंडीशंस फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। द राइट आंसर इज ए, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव। सिस्टम क्या है आपका स्टेबल, गेन मार्जिन पॉजिटिव होगा, फेज मार्जिन क्या होगा पॉजिटिव होगा। और जो इस केस में क्या रहता है, गेन मार्जिन जो पॉजिटिव होता है, गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी रहती है आपकी लेस देन फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। ओके गाइज, जब आपका सिस्टम क्या हो पॉजिटिव हो, और नेगेटिव के केस में क्या होगा, गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट इज योर व्हेन द सिस्टम गेन इज डबल्ड देन द गेन मार्जिन बिकम्स। देखिए जो मैंने आपको बताया कि गेन मार्जिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिस्टम गेन, और वी कैन से दैट के व्हेन द सिस्टम गेन इज डबल्ड, आपने सिस्टम गेन को डबल कर दिया 2 टाइम, देन गेन मार्जिन क्या आएगा 1/2 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू फिल्टरिंग प्रॉपर्टी द लीड कंपनसेटर इज। देखिए लीड कंपनसेटर की मैंने आपको वेरियस प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि राइज टाइम और पीक ओवरशूट को डिक्रीज करेगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और अपना जो बैंडविड्थ को क्या करेगा, इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और बैंडविड्थ को इंक्रीज करेगा, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करेगा। वो आपका क्या रहता है, लीड कंपनसेटर रहता है। और इट ऑल्सो एक्ट एज ए, ये क्या एक्ट करता है आपके पास, हाई पास फिल्टर, इट एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट इज योर the low frequency and high frequency asymptotes of the body magnitude plot are respectively -60 dB decade, decibel decade, -40 dB decade. What is the type of the system? देखिए जो कह रहा था हमेशा जो -60 dB decade के हमारा जो ये रहता है उस केस में क्या रहता है हमारे पास 3 poles at the origin, 3 poles at the ओरिजिन। तो इसका जो 3 पोल्स एट दी ओरिजिन है, अगर 3 पोल्स ओरिजिन में, मैंने आपको बताया कि पोल्स के टाइप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट दी ओरिजिन ओनली, द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट दी ओरिजिन ओनली। तो टाइप 3 पोल्स अगर -60 dB पर डेकेड के लिए रहते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होगा, टाइप 3 जो मैंने। अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए थोड़ा ध्यान से आपने इसको माइंडेड करना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ जाओगे। देखिए सपोज हमारे पास जो थ्योरी सेक्शन में हम इसको आपको एक्सप्लेन करके पूरा डेप्थ में बताएंगे कि जैसे रूट लोकाई में कौन सा लोकस पोलर प्लॉट्स किस तरह का पोलर प्लॉट है, कौन सा लोकस किस तरह की वेव फॉर्म है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा टाइप 1 है, टाइप 2 है ना। यहाँ पे जो लेते हैं हम इसको टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ये टाइप 4 एक तरह से ना। तो यहाँ पे जो लाई करेगा इस 4th क्वाड्रेंट में वो होगा आपके पास ऑर्डर 1, और इस क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा वो होगा आपके पास ऑर्डर 2, और इस क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा वो होगा आपके पास ऑर्डर 3, और जो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो होगा आपके पास ऑर्डर 4, इस तरह से। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा। सपोज मेरे पास सिस्टम कुछ ऐसा है और उसकी वेव फॉर्म ऐसा है, जी फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड के बीच में जो सपोज मेरे पास जो वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, सॉरी सपोज मेरे पास वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, और आपको बताना है ये कौन सा सिस्टम है। देखिए एक तो साफ पता चल रहा है कि ऑर्डर 1 है और जो आपके पास टाइप 1 है। इस तरह से इसको हम थ्योरी सेक्शन में और डेप्थ में बताएंगे कि किस तरह से रूट लोकस पोलर प्लॉट से ऑर्डर ऑफ सिस्टम और इसके जो कैसे जो अपना कैलकुलेट करे। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी लीड कंपनसेटर जैसे मैंने आपको बताया, और लैग कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एंड लैग कंपनसेटर विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जो लीड कंपनसेटर होता है सर्किट उसका कुछ ऐसा रहता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और जो रहता है अपना ऐसे, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज रहती है और ये इनपुट वोल्टेज रहती है। इस तरह का जो इसका क्या रहता है, सर्किट रहता है। बाकी मैंने आपको इसको जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है इसे पहले बता दिया कि कैसे जो है हम इसका जो ट्रांसफ़र जो फंक्शन लिखते हैं लीड कंपनसेटर का, कि जिसमें लिखते हैं हम अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना पड़ता है पूरा आपको, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म
सर्किट को सॉल्व करके आउटपुट अपॉन इनपुट 1 प्लस अल्फ़ा टी एस, इस तरह से रहता है इसका ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। लेकिन मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप शॉर्ट में समझिए। थ्योरी सेक्शन अब आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ होगी उसमें बताएंगे। और जो लैग कंपनसेटर का मैंने आपको बताया क्या रहता है, 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस बीटा एस, है ना। और टी क्या होता है, R2C, और जो बीटा क्या होता है 1 पन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या रहता है उसका, बीटा की वैल्यू 1 R1 R2 R2, और जो बीटा हमेशा ग्रेटर देन क्या रहता है 1 रहता है। और जो लैग कंपनसेटर इज यूज टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज। और इसका जो डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, ऐसे कुछ नहीं, अपने जो लीड में पैरेलल में RC को जोड़ा था उसको सीरीज में जोड़ना है इस बार। ये आउटपुट वोल्टेज और ये आपकी इनपुट वोल्टेज। ओके गाइज, तो गाइज ये आपके पास था, हमारे पास टॉप 50 MCQs ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आई होप इट विल हेल्प यू इन असिस्टेंट इंजीनियर, SDO, सब डिविजनल ऑफिसर एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड अदर स्टेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक हमने इसमें क्वेश्चन लिए, और बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जैसे कोई ब्लॉक डायग्राम उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको जो अपना सॉल्व करना है, कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है, ब्रॉड प्लॉट बनाना है, उसके बाद अपना गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फेस क्रॉसओवर, है ना, इस तरह के एजोम्पटेट्स, सेंट्रॉयड, ब्रेकअवे पॉइंट, इस तरह की चीज़ें थ्योरी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें पूरा डेप्थ में हम बताएंगे। लेकिन ये MCQ सेशन था, वेरी ब्रीफ। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।